जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा पार्ट करेंगे। यानी इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया दोस्तों, जिसमें मैं बेसिक चीज़ें बताया हूँ। बेसिक चीज़ें आवेश के बारे में, परमाणु के बारे में, क्या होता है, कैसे कैसे आवेश ग्रहण करता है, कैसे चार्ज आता है। ठीक है दोस्तों, चार्ज की खोज सबसे पहले किसने करी, किसने शुरुआत करी थी, चार्ज कब हमारा धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Q बराबर एन ई पर भी क्वेश्चन आता है, जो हमारा आवेश पर और इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये सारा कुछ कराया हो। ठीक है, आइए आज हम लोग आगे चलते हैं चैप्टर में। तो देखिए हमारे पास आता है सबसे पहले विद्युत धारा आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो देखिए विद्युत धारा क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज़ जब भी आपसे एग्जाम में पूछे या इसका मात्रक पूछे या इसके ऊपर सवाल पूछे, तो सबसे पहले आपके मन में एक चीज़ आना चाहिए कि यानी विद्युत धारा जो होता है, विद्युत को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके बराबर होता है Q/T। ठीक है, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर। या तो हम ये कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर, या फिर ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अब देखिए इसमें आई बराबर क्या है दोस्तों, ये विद्युत धारा हो गया। क्यू बराबर क्या है हमारे पास, क्यू हमारे पास आवेश हो गया, और टी फॉर क्या है हमारे पास, समय यानी कि टाइम है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिए, ये हमारे पास समय हो गया, ये क्या हो गया, आवेश हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो आई है ये क्या है, विद्युत धारा हो गया। ठीक है, विद्युत धारा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ से इसके यूनिट्स उभर के आएगा। ठीक है, तो देखिए एक तो यूनिट्स हमारे पास आता है दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, एम्पियर ये आता है जिसे एम्पियर। ठीक है, या फिर इसके अलावा एक और यूनिट इसका देखने को मिलता है। कई बार एग्जामिनर आपको बहुत सारा कंफ्यूज करता है। तो देखिए आई बराबर होता है दोस्तों Q/T। तो यहाँ से आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। और टाइम का मात्रक क्या होता है दोस्तों, सेकेंड। टाइम का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, मैंने सारे मात्रक पद्धतियों में बताया कि सेकेंड ही एक ऐसा यूनिट्स है जिसका सभी पद्धतियों में एक ही मात्रक होता है, सेकेंड। ठीक है, तो कूलाम प्रति सेकेंड भी क्या है, इसका मात्रक है विद्युत धारा का। ठीक है, अब देखिए ये इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेगा इसी फॉर्मूले से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आवेश किसी और यूनिट्स में दे देगा, विद्युत धारा किसी और यूनिट्स में दे देगा, समय किसी और यूनिट्स में दे देगा, सबको चेंज करके इसी फॉर्म में ही करना है आपको क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, एक एम्पियर बराबर कितना होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यानी हम अगर एक एम्पियर की बात करें, एक एम्पियर, एम्पियर की बात करें, तो देखिए एक एम्पियर बराबर होता है दोस्तों 6.28 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, यदि इतना इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवाहित हो रहा है दोस्तों, ठीक है, तो हम क्या, उसे हम एक एम्पियर कहेंगे दोस्तों। ठीक है, एक एम्पियर कहेंगे। ठीक, लेकिन ये इतना इलेक्ट्रॉन्स प्रति सेकंड दोस्तों, प्रति सेकंड्स। ठीक है, प्रति सेकंड्स की बात करते, प्रति सेकंड्स। ठीक है, एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन, यानी कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया दोस्तों, देखिए 6.28 गुणे 10 पर कितना पावर है, 18 है। यानी 18 जीरो इसके साथ लग जाएंगे, तो 2 जीरो इधर, यानी कि 16 जीरो। सोच लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी इतना इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड में। सोच लीजिए दोस्तों, ये अब दशमलव हट जाएगा क्योंकि मैं 16 कर दिया ना, तो ये दशमलव हट जाएगा। यानी इतना इलेक्ट्रॉन्स प्रति सेकेंड में अगर प्रवाहित होगा तो वो एक एम्पियर के बराबर होगा। सोचिए कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको जितना भी आप पेपर देने जाएंगे, जैसे रेलवे या टेक्नीशियन वगैरह का, तो उसमें आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आपका मात्रक पूछ दे या इस पे आधारित आपको प्रश्न दे दे। ठीक है दोस्तों, देखिए विद्युत धारा के वेग की बात करें दोस्तों, मैंने बताया कि एक एम्पियर बराबर कितना होता है, 6.2 के गुणे 10 के पावर 18 होता है। ठीक है, यानी एक सेकेंड में 6.28 गुणे 10 के पावर 18। ठीक है, इतना अगर इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों प्रति सेकेंड अगर प्रवाहित हो रहा है तो वो एक एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ध्यान रखिए, इसमें पूछा जाता है कि विद्युत का जो है दोस्तों, यानी कि विद्युत का, विद्युत धारा का जो चाल होता है वो कितना होता है। तो ये विद्युत धारा का चाल प्रकाश की चाल के बराबर होता है दोस्तों। यानी प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड। ठीक है,
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये विद्युत धारा का चाल हो गया। यह एक क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा हमेशा। देखिए एक चीज मैंने ट्रिक बताया था कि जो भी सदिश राशियां हैं उनके के बीच में कहीं ना कहीं वह आएगा, लेकिन ये अपवाद है दोस्तों। विद्युत धारा एक अपवाद है कि इसमें वह है, लेकिन ये क्या है, अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। देखिए विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। निम्न प्रतिरोध मतलब जैसे मान के चलिए, निम्न प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध की बात करें, वैसे मैं प्रतिरोध पढ़ाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। निम्न प्रतिरोध का मार्ग जैसे मान के चलिए कि अगर मैं यहाँ से बैटरी में करंट फ्लो कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ प्रतिरोध अगर इधर ज़्यादा है, यहाँ अगर प्रतिरोध यहाँ ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और इधर रेजिस्टेंस अगर कम है, ठीक है ना, यदि यहाँ मान के चलिए कि रेजिस्टेंस क्या है, लो है, तो सदैव जो विद्युत धारा है वो लो रेजिस्टेंस की तरफ फॉरवर्ड होगा। ठीक है, और एक चीज़ और समझिए, विद्युत धारा जो होता है ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ फ्लो करती है, यानी कि ऋण से धन की तरफ फ्लो करता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें भी पूछा जाता है कि विद्युत धारा हमेशा किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ फ्लो करता है। यहाँ पे एक चीज़ ये क्लियर हो गया कि विद्युत धारा हमेशा क्या करता है, यानी कि निम्न प्रतिरोध का रास्ता चुनता है। जब भी, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है दोस्तों कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय तार के अंदर प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है दोस्तों तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, शून्य हो जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो सर्किट में प्रतिरोध का मान शून्य होता है। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया दोस्तों। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में चलता है। बंद परिपथ मतलब क्या है, बंद परिपथ इन द सेंस, जैसे मान के चलिए कि यहाँ बल्ब लगा है दोस्तों, ठीक है, और ये परिपथ पूरा कंप्लीट है। मान के चलिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है। तो अब बंद परिपथ रहेगा तभी यहाँ बल्ब जलेगा। अगर मान के चलिए कि परिपथ यहाँ टूटा है या खाली परिपथ है तो ये कभी भी विद्युत धारा का प्रवाह होगा ही नहीं। कंप्लीट सर्कल होना चाहिए तभी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो इतने तरह के क्वेश्चन आपको विद्युत धारा वाली पॉइंट से पूछा जाता है। क्लियर है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं, ओम्स लॉ के बारे में देखते हैं। तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम, ये चीज से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा ओम के नियम से। ओम, ठीक है, लॉ, ठीक है दोस्तों। देखिए ओम्स लॉ के बारे में देखिए, ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ बताता है दोस्तों कि अगर किसी चालक का भौतिक अवस्था को कांस्टेंट रखा जाए, भौतिक अवस्था इन द सेंस उसके तापमान को, ठीक है दोस्तों, तापमान, लंबाई, मोटाई, इन सब चीज़ों को यदि अगर बराबर रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, तो ये कहता है कि उसमें से बहने वाला वोल्टेज, उसमें करंट के क्या होगा दोस्तों, समानुपाती होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर वोल्टेज, अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, करंट घटेगा तो वोल्टेज भी घटेगा, ये दोनों घट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो हमारे पास आर कांस्टेंट आता है। यहाँ पे यही आर हमारे पास क्या बनता है, यही आर क्या बनता है, प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस बनता है, ठीक, रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आई क्या है, ये हमारे पास विद्युत धारा है, ठीक है, विद्युत धारा हो गया, ठीक, और यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, वोल्ट हो गया, ठीक है, वोल्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे चीजें समझिए, यहाँ से अगर भी का मान पूछे तो हम भी का मान, इस पे कई सारे न्यूमेरिकल आते हैं दोस्तों। भी का मान पूछे तो आई आर से कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, आर बराबर पूछे तो हम क्या कर लेंगे, यानी भी अपॉन आई कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे। या फिर आई बराबर पूछे तो आर को उधर ले जाएंगे, यानी भी अपॉन क्या कर लेंगे, आर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, जो आर है दोस्तों, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसका यूनिट्स क्या बन जाएगा, एक तो यूनिट्स ये बन जाएगा वोल्ट, ठीक है दोस्तों, क्या बन जाएगा, वोल्ट बटे आई यानी एम्पियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वोल्ट बटे एम्पियर हो जाएगा। और दूसरा क्या कहते हैं इसको, इसी को वोल्ट बटे एम्पियर को ही हम कहते हैं दोस्तों ओम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। और ओम का सिंबल दोस्तों कुछ इस तरह का बनाया जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है। तो रेजिस्टेंस का मात्रक ये भी है, ये भी है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है, हर चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक चीज़ ये देखिए कि जो हमारा ओम्स लॉ है वो एसी और डीसी दोनों पे लागू होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
ये ओम्स लॉ एसी एंड डीसी, ठीक है, यानी अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट दोनों पे क्या होता है, अप्लाई होता है, दोनों पे अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन जब हमारा एसी आता है दोस्तों, तो यहाँ डीसी में तो हम आर रखते हैं रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन एसी के लिए यही आर जेड में कन्वर्टित हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें ध्यान रखना है, यही आर क्या होता है, जेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो हम जब भी एग्जाम में आपको पूछा जाए, एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है कि क्या ओम का नियम केवल डीसी के लिए है, क्या ओम का नियम केवल एसी के लिए है, या अगला ऑप्शन देगा ए और बी दोनों के लिए, या कभी कभी पूछता है कि ओम्स लॉ के लिए एसी में रेजिस्टेंस किससे प्रदर्शित करते हैं, तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना है, ठीक। आशा करता हूँ ये सब बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इन सब पे दोस्तों न्यूमेरिकल मैं लास्ट में कराऊंगा, जो चैप्टर का एंडिंग करने लगूंगा इसका, चैप्टर विद्युत का, तो सारों का न्यूमेरिकल कराऊंगा। अभी घबराना नहीं है, क्योंकि बीच बीच में मैं डेरिवेशन दिखा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बीच बीच में न्यूमेरिकल कराना अच्छा नहीं है। इकट्ठे ही मैं जब फिनिश हो जाएगा तो अगले वीडियो में हम इसका जो है कि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल कराएंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके डेरिवेशन को जितना करना जरूरी है, उससे ज़्यादा कहीं जरूरी हमारे को न्यूमेरिकल करना जरूरी है। यदि हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो ज़्यादातर रेलवे वगैरह में हमें ये डेरिवेशन देखने को मिलते हैं, उसके साथ डेरिवेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमारे पास इनका अलग अलग मात्रक पूछा जाएगा, या फिर कई सारे छोटे मोटे क्वेश्चन दे देते हैं जो इन्हीं जो फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।